हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, ओवर करंट प्रोटेक्शन का जो कोऑर्डिनेशन है फ्रेंड्स। जो रिले का ओवर करंट का जो कोऑर्डिनेशन करते हैं वो कैसे करना है, पूरा डिटेल से फ्रेंड्स इसी ये वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन का इसका पहले वीडियो फ्रेंड्स, अगर आप देखा नहीं है तो उसको देख लीजिए फ्रेंड्स। ये इसका कंटिन्यू वीडियो फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हमारा वीडियो। आखिर में कोऑर्डिनेशन होता क्या है फ्रेंड्स? अगर कभी भी हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में फॉल्ट होते हैं, ओवरलोड होते हैं, हमको सबसे पहले क्या चाहिए फ्रेंड्स? वो मिनिमम से मिनिमम इक्विपमेंट, कितना इक्विपमेंट डाउन हो सकते हैं उतना ही होना चाहिए फ्रेंड्स। मतलब अगर अगर हमारा सिस्टम में कभी भी फॉल्ट होता है फ्रेंड्स, अगर हमारा जनरेटर को बंद कर दिया तो पूरा फॉल्ट ही क्लियर हो जाते हैं। लेकिन हमारा पर्पस वो नहीं है फ्रेंड्स। हमारा पर्पस है जितना पार्ट अफेक्टेड है उतना पार्ट को ही काटना है फ्रेंड्स। और उसको कितना पॉसिबल, कितना जल्दी काट सकते हैं तो उतना जल्दी काटना है फ्रेंड्स, सो दैट जो रेस्ट ऑफ द हेल्दी सिस्टम है उसको बचाने के लिए भी है। और इन केस जो पार्ट हमको काटना है, अगर वो ऑपरेट नहीं हुआ, फिर इसका अपस्ट्रीम रिले, इसका बैकअप कुछ तो कुछ होना चाहिए फ्रेंड्स। इन केस डाउनस्ट्रीम रिले ऑपरेट नहीं हो रहा है तो अपस्ट्रीम में कुछ तो कुछ इसका बैकअप होना चाहिए। और मिनिमम इक्विपमेंट डैमेज होना चाहिए उस प्रोटेक्शन का वजह से। और जो प्रोडक्शन या प्रोसेस का आउटेज है वो भी बहुत ही कम होना चाहिए। और जो वर्किंग पर्सनल है उसका इस फेल्यूर का वजह से बहुत ही कम से कम इफेक्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। ये हमारा कोऑर्डिनेशन का कंप्लीट टारगेट है फ्रेंड्स। इसका सारे की सारे फुलफिल करना ये हमारा रिले कोऑर्डिनेशन या ओवर करंट कोऑर्डिनेशन, किसी भी कोऑर्डिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट, वो कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत क्या है फ्रेंड्स? बेसिकली कोऑर्डिनेशन को ऐसे समझ लीजिए फ्रेंड्स, कोई एक हमारा क्रिकेट ग्राउंड है, इसमें बैट्समैन है अगर हिट किया था, अब जो बॉल जिस साइड जाता है उस साइड का फील्डर ही इसको टारगेट करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर सारे की सारे फील्डर उस बॉल का साइड आ गया तो वो आपस में प्लेयर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन सही नहीं बोलते हैं। ऐसे ही हमारा रिलेज के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जिस साइड फॉल्ट आया था उसी को ही उस रिले को ही देखना चाहिए, उस रिले को भी रिएक्ट करना चाहिए। अगर वो फेल हुआ है तो बैकअप में इसका नेक्स्ट वाला रिले को ऑपरेट करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन है। इसको इन डिटेल हमारे रिले में समझने के लिए हम एक सिंपल रेडियल सिस्टम दिया था। इसमें एक सिंपल एक जनरेटर है, इसका वोल्टेज सोर्स मतलब बेस में 1 पर यूनिट दिया था। और इसका जनरेटर का इम्पीडेंस है 0.2 पर यूनिट है। और लाइन 1 का 0.3, लाइन 2 का 0.5। अभी इस सिस्टम में हमको मैक्सिमम फॉल्ट करंट कितना कितना जाता है एक एक लोकेशन पे, उसका देख लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले इस लाइन में मैक्सिमम फॉल्ट करंट कितना जा सकते हैं फ्रेंड्स? इस लाइन में अगर फॉल्ट हुआ है तो हमारा मैक्सिमम फॉल्ट करंट जाता है फ्रेंड्स, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस है 0.2 जनरेटर का प्लस 0.3 प्लस 0.5, ये आएगा फ्रेंड्स 1 पर यूनिट फॉल्ट करंट आते हैं फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट है हमारा इस यूनिट इस लोकेशन पे। अभी हम देख लेंगे इस लोकेशन पे फॉल्ट हुआ है तो कितना आते हैं फ्रेंड्स फॉल्ट करंट? 0.2 प्लस 0.3, मतलब ये आएगा 2 पर यूनिट करंट आएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस लोकेशन पे हुआ था तब भी हमारा फॉल्ट करंट सेम ही आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि बस का इस साइड और उस साइड सेम ही रहते हैं मोस्टली। अगर फॉल्ट सबसे इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा फॉल्ट यही है फ्रेंड्स, अगर जनरेटर का पास ही हुआ तब हमारा 5 पर यूनिट है, ये हमारा इस सिस्टम का मैक्सिमम फॉल्ट करंट है, ये है फ्रेंड्स। तो अभी हम देख लेंगे, अगर इस सारे फॉल्ट्स को यहाँ हमने रख दिया था इस हमारा सिस्टम में, ये सारे मैक्सिमम फॉल्ट करंट जिस जिस लोकेशन में हुआ तो क्या होता है वो हम देख लेंगे फ्रेंड्स। इसमें आप देख लिया तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे जो जनरेटर का पास में जितना पास में है तो उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फॉल्ट करंट है। अगर जनरेटर से जितना जितना दूर जा रहे हैं हमको फॉल्ट करंट भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इसका सिस्टम में इम्पीडेंस हमको ऐड हो रहे हैं। जैसा हमको इससे जनरेटर का पास आ रहे हैं तो फॉल्ट, हमको इम्पीडेंस एब्रप्टली कम हो रहा है, इसकी वजह से हमारा करंट भी फॉल्ट कम हो रहा है फ्रेंड्स।
लेकिन आप यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, एक और पॉइंट है, जो हमारा बस बार का, जो हमारा बस बस सेक्शन है ये, इसका बस का आगे और पीछे ऑलमोस्ट फॉल्ट करंट सेम ही है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका बीच में कोई इम्पीडेंस नहीं है, ये कम्प्लीटली बस सिस्टम है। इसीलिए इस बस बार का आगे का स्विच गियर और जस्ट पीछे का स्विच गियर दोनों सेम ही फॉल्ट करंट देखते हैं। तो इस केस में हमको, अगर हमारा दो ब्रेकर है फ्रेंड्स, ये या एक ब्रेकर यहाँ है और इसका जो ऑपरेटिंग रिले है ये R1 है, और एक ब्रेकर स्विच गियर यहाँ है, इसका ऑपरेटिंग रिले R2 है। आइडियली क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, ये R2 रिले है, ये R1 रिले है, IF3 जो फॉल्ट करंट है, अगर फॉल्ट यहाँ हुआ, ये इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट करना चाहिए R1 रिले को। लेकिन अगर इस फॉल्ट यहाँ हुआ, इस फॉल्ट यहाँ हुआ है, तो इंस्टेंटेनियसली R2 को ऑपरेट करना चाहिए, और R1 को थोड़ा टाइम टाइम डिले के बाद इसका बैकअप के लिए ऑपरेट करना चाहिए। इन केस ये इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट करना है, अगर ये ऑपरेट नहीं हुआ कोई भी रीज़न से, इसका बाद कुछ टाइम डिले के बाद इसको ऑपरेट करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर इसको भी उस फॉल्ट में भी इंस्टेंटेनियसली हम ऑपरेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये पूरा सिस्टम भी अफेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। इस यही हमारा कोऑर्डिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमको कोऑर्डिनेशन में जितना मिनिमम नेटवर्क है उसको काटने से हमको फॉल्ट क्लियर होते हैं, उतना कोई हमको ऑपरेट करना चाहिए फ्रेंड्स। तो आइडियली ये कंडीशन देखेगा तो R1 है, सेम फॉल्ट है, इतना ही फॉल्ट में IF3 है, उसमें इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट करना चाहिए, और उतना ही फॉल्ट इसमें थोड़ा डिले के बाद ऑपरेट करना चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिकली सिंपल ओवर करंट से बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट चीज़ है फ्रेंड्स। आप देखिएगा तो उतना ही फॉल्ट करंट पे ये एक बार इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट करना चाहिए, एक बार इसको टाइम डिले के बाद ऑपरेट करना चाहिए। ये रिले को बहुत ही मुश्किल चीज़ है इसको सेट करने के लिए। ये हमारा एक चीज़ है फ्रेंड्स। और हमारा R2 रिले, बेसिकली इसमें जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट जो देखते हैं फ्रेंड्स, अगर R2 रिले जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट क्या देखते हैं फ्रेंड्स, IF2 देखते हैं, क्योंकि IF1 दूर की फॉल्ट है, इसका फॉल्ट करंट भी कम है। जो R2 रिले जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट देख सकते हैं वो IF2 है, और R1 रिले जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट देख सकते हैं वो IF4 है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें आप देख रहे तो रिले R1 ने सारे की सारे फॉल्ट्स को देख सकते हैं, IF1 से लेकर IF4 तक, लेकिन IF5 नहीं देख सकते ये रिले। लेकिन IF4 तक सारे की सारे फॉल्ट करंट्स रिले देख सकते हैं R1, लेकिन R2 सिर्फ IF2 और IF1 को देख सकते हैं, क्योंकि इसका CT लोकेशन, ये हमको जो दिख रहा था ये CT लोकेशन है फ्रेंड, जो करंट सेंसिंग यहाँ से हो रहे हैं, अगर इसका पहले हो रहे हैं तो ये CT नहीं देख सकते, इसीलिए ये R2 रिले है, सिर्फ ये दोनों फॉल्ट को ही देख सकते हैं। लेकिन R1 रिले सारे की ये चारों की चारों फॉल्ट्स को देख सकते हैं फ्रेंड्स। आपको ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स, जो R1 रिले है, अगर ये फॉल्ट IF4 या IF3 हुआ तो तुरंत ऑपरेट करना चाहिए इंस्टेंटेनियसली, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है दोनों का स्प्लिट करने के लिए, इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट करना चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन अगर ये फॉल्ट IF2 या IF1 ये दोनों फॉल्ट इस लोकेशन में हुआ तो R2 को इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट करना चाहिए, और R2 फेल हो गया उस टाइम पे R1 को कुछ टाइम डिले के बाद, जो सेफ टाइम डिले, इसके बाद ऑपरेट करना चाहिए R1 को। तो कोऑर्डिनेशन करने के लिए या किसी का सेटिंग करने के लिए रिलेस का हमको कुछ डेटा चाहिए फ्रेंड्स। वो डेटा क्या क्या डेटा चाहिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको उस पावर सिस्टम नेटवर्क का कंप्लीट इसका एसएलडी चाहिए। उस एसएलडी में सारे की सारे स्विच गेट डिटेल्स, इसका लोकेशंस मेंशन होना चाहिए, और सारे की सारे सीटी डिटेल्स, सीटी का लोकेशंस और सीटी रेशियो सब मेंशन होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इसका इम्पीडेंस, जो सोर्स का, ट्रांसफॉर्मर्स का, फीडर्स का, सारे मिशंस का, ये सारे के सारे इम्पीडेंस भी हमको मेंशन होना चाहिए और पता होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो मैक्सिमम लोड करंट है, हर एक स्विच गियर में कितना नॉर्मली मैक्सिमम लोड करंट जाते हैं वो भी पता होना चाहिए, और मैक्सिमम शॉर्ट सर्क्यूट करंट है जो ईच स्विच गियर में जाते हैं वो भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे इसका
इसका पहले मैं आपको बताया फ्रेंड्स, हमारा एक-एक स्विच गियर है। यहाँ आपको बताया फ्रेंड्स जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट ये देख सकते हैं R2 IF2 है, जो R1 जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट देख सकते हैं वो IF4 है। सो ये मैक्सिमम लोड करंट भी पता होना चाहिए स्विच गियर का, मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट भी पता होना चाहिए, और इसका डाउनस्ट्रीम में कोई भी लार्ज मोटर्स है उसका स्टार्टिंग करंट पता होना चाहिए, क्योंकि उसका बेसिस में ही हमको शॉर्ट सर्किट या ओवर करंट का सेटिंग रखना है, और कितना नंबर ऑफ मोटर्स को एक ही टाइम पर हमको अलो करना चाहिए, ये नंबर्स भी पता होना चाहिए, सो दैट जो मैक्सिमम नॉर्मल करंट उस स्विच गियर का थ्रू कितना जाता है उसमें फॉल्ट कंडीशन नहीं है, लेकिन नॉर्मली मैक्सिमम करंट कितना जाता है इंस्टा मतलब इंटरमिटेंट के लिए, थोड़ी ड्यूरेशन के लिए, वो भी पता होना चाहिए, और जो स्टार्टिंग और स्टालिंग टाइम्स ऑफ मोटर्स उसका टाइम कितना ड्यूरेशन के लिए मैक्सिमम नॉर्मल करंट जाते हैं मैक्सिमम, वो भी पता होना चाहिए, और सारे ट्रांसफॉर्मर्स डाउनस्ट्रीम का इसका इंड्रेस करंट, थर्मल विथस्टैंड और डैमेज कर्व्स भी पता होना चाहिए, और किसी सीटीज का इसका परफॉर्मेंस कर्व्स और सीटीज भी आइडिया होना चाहिए फ्रेंड्स। सो हमको कोऑर्डिनेशन है ओवर करंट का या किसी भी करंट का, इसका तीन तरफ का कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। एक हम सिर्फ करंट से देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन, दूसरा ये ओनली टाइम से हम कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, तीसरा बाय बोथ करंट एंड टाइम का कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। तो हमेशा मोस्टली हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स कोऑर्डिनेशन बाय टाइम और करंट एंड टाइम से यूज़ करते हैं, बहुत ही कम, बहुत अगर नेटवर्क बहुत छोटा है तब हम करंट से यूज़ करते हैं, और इसका एक एक कोऑर्डिनेशन का वजह से फ़ायदा है नुकसान है और कैसे करते हैं वो हम आगे अगले वीडियोस में मतलब अभी देख लेंगे फ्रेंड्स। ये हम अभी समझ लिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेम नेटवर्क है, इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा फॉल्ट, यहाँ का फॉल्ट करंट है 2000 एम्पियर है, और यहाँ का फॉल्ट करंट 4000 एम्पियर है। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ का फॉल्ट करंट 2000 एम्पियर है, सो इस रिले का जो सेटिंग है, जो ओवर करंट का सेटिंग है, ये 2000 या इसका ऊपर होना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। ऐसे ही इस रिले का 4000 या इसका ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन करंट कोऑर्डिनेशन में ओनली करंट से ही ऑपरेट होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसमें आप देख लीजिए तो इस रिले का यहाँ एक्चुअली IF3 यहाँ भी 4000 है एम्पियर है फॉल्ट करंट, यहाँ भी 4000 एम्पियर है फॉल्ट करंट। अगर इस रिले को आप 4000 एम्पियर पे पिकअप सेट कर दिया तो इन केस फॉल्ट यहाँ भी ऑपरेट हुआ तो फिर ये और ये दोनों एक ही साथ ऑपरेट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे रिलेस अभी दोनों रिलेस इंस्टैंटेनियस ओवर करंट रिलेस है, इसीलिए हमको कोई ऑप्शन नहीं है, हम सिर्फ करंट से ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सो इसीलिए हमको हमेशा इस रिले जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट देखते हैं, यहाँ 4000 एम्पियर है और यहाँ 4000 एम्पियर है इस रिले का पास भी, सो इस रिले का जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट है, जो इसका बैकअप रिले ये है, जो R2 रिले जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट देख सकते हैं, इससे 20% से ऊपर करंट इसका होना चाहिए फ्रेंड्स। ये थंब रूल है, ये R1 का सेटिंग कितना होना चाहिए बोलेगा तो जो R2 का जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट सेटिंग है, जो मैक्सिमम फॉल्ट देखते हैं इसका, ये रिले अभी कितना देख रहे हैं 4000 एम्पियर देख रहे हैं, उसका 1.2 टाइम्स का आसपास इस रिले का पिकअप होना चाहिए। मैं यही बताया फ्रेंड्स, इस रिले का यहाँ कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें, यहाँ भी 4000 एम्पियर है, यहाँ भी 4000 एम्पियर है, यही इन केस अगर फॉल्ट हुआ, यहाँ फॉल्ट हुआ, अगर 4000 एम्पियर पे इस रिले को एग्जैक्ट सेट किया तो इस फॉल्ट में भी ये रिले तुरंत ट्रिप हो जाएगा, ये रिले भी ट्रिप हो जाएगा, लेकिन ये अच्छा चीज़ नहीं है। इसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हमको 20% मार्जिन दे दिया, 20% मार्जिन देने के बाद ये 4000 एम्पियर का 20% है 4800 एम्पियर है, और ये 2000 एम्पियर का 20% है 2400 एम्पियर है, ऐसा सेटिंग कर दिया फ्रेंड्स। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, अभी इस रिले का कंप्लीटली इस रिले कंप्लीट नेटवर्क को देख नहीं रहे फ्रेंड्स, इसमें कोई ओवरलैपिंग जोन नहीं है, इस रिले एक्चुअली यहाँ तक ही देख सकते हैं, यहाँ
अगर फॉल्ट हुआ तो हमारा फॉल्ट करंट 4800 एम्पियर है। इन केस इस लाइन का इससे आगे कहीं भी हो रहे हैं फॉल्ट करंट, वो इसका रिले का जो सेटिंग्स है वो नीचे आ गया था, मतलब ये 4800 एम्पियर का नीचे का एम्पियर है, क्योंकि यहाँ हमारा 4000 एम्पियर का फॉल्ट करंट है। तो इस पार्ट है अनप्रोटेक्टेड जोन है फ्रेंड्स। अगर इस पार्ट में कुछ भी फॉल्ट हुआ, उसका ये रिले रेस्पॉन्स नहीं होगा, वो फॉल्ट कंटिन्यूसली फीड होता रहता है फ्रेंड्स। सिमिलरली इसमें भी है 2000 एम्पियर यहाँ है, तो यहाँ तक, यहाँ से ही इस पार्ट का ही ये रिले कवर कर रहे हैं। ये सब अनप्रोटेक्टेड जोन क्रिएट हो गए फ्रेंड्स। लेकिन हमारा कोऑर्डिनेशन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, हमेशा जिस प्रोटेक्शन ओवरलैप में ही रहना चाहिए। कोई भी पार्ट को हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, पूरा नेटवर्क में किसी भी पार्ट को अनप्रोटेक्टेड नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कोऑर्डिनेशन में। तो इस जोन में आप देखेगा तो फ्रेंड्स हमको एंड जोन्स कवर नहीं हो रहे हैं, और इस लाइन का आपको सिर्फ 72.2% ऑफ लाइन को ही ये प्रोटेक्शन दे रहा था। और इसमें एक और प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये हमको 10,000 एम्पियर है। अगर दो सोर्स है तो इन फेस आप समझ लीजिए, इसी सोर्स से अगर दो सोर्स है, मतलब दो जनरेटर है, 5000 एम्पियर का एक जनरेटर है, 5000 एम्पियर का एक जनरेटर है, तब ये अगर इन केस ये जनरेटर को आपने काट दिया था, तब क्या होता है फ्रेंड्स, या 5000 एम्पियर का अगर आप काट दिया तो इस करंट और कम हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें जो लाइन में करंट है और कम हो जाएगा। ये सोर्स ही जनरेट करेगा 5000 एम्पियर है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इतना ही पार्ट है, और कम पार्ट को ये प्रोटेक्ट कर देगा फ्रेंड्स। यही यहाँ दिखाया था, इम्पीडेंस और चेंज हो जाएगा यहाँ 5000 एम्पियर करने से। हमको ओनली 5.6% ऑफ लाइन को ही प्रोटेक्ट करेगा फ्रेंड्स ये अभी। तो जैसे सिंगल सोर्स हो गया तो ये सिर्फ 5.6% को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर इन केस फ्रेंड्स हमको दोनों सोर्स चल रहे हैं, इन केस हमको दोनों सोर्स चल रहे हैं, या इसका एक और सोर्स इसमें एक और जनरेटर इसको चालू कर दिया, तो ये हो सकते हैं फ्रेंड्स ओवर रीच भी हो जाएगा फ्रेंड्स। इन केस ये एक और जनरेटर चालू गया तो 1500 एम्पियर है, ये ओवर रीच इस रिले, इस जोन का फॉल्ट्स को भी ऑपरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए इस रिले सोर्स का इम्पीडेंस का वजह से, मगर अगर जनरेटर्स आप ज़्यादा चालू कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं, इसका बेसिस पे इसका जो रिले का जो प्रोटेक्टिव जोन है, इसका जोन चेंज हो रहा है फ्रेंड्स। वो बहुत ही मतलब खराब चीज़ है इस प्रोटेक्शन का। इसीलिए हम जनरली इसको अवॉइड करते हैं फ्रेंड्स। और कोऑर्डिनेशन बाय ओनली करंट है, मोस्टली कहीं पे भी हम करता नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका ये सब डिसएडवांटेजेस है, वो हमको अनएक्सेप्टेबल चीज़ है। इसीलिए हमको नेक्स्ट हम जाएंगे फ्रेंड्स कोऑर्डिनेशन बाय टाइम, ओनली टाइम से। ओनली टाइम से करेगा तो क्या करेगा फ्रेंड्स, इसका पिकअप सेम रख दिया था हमने, सेम सेटिंग, मतलब ये पिकअप्स हम रखेंगे सेम पे, या नहीं है तो इसका वो लोड करंट के बेसिस में हम रखेंगे। लेकिन हम ओनली टाइम से हम कोऑर्डिनेशन करेंगे फ्रेंड्स। अगर इसका 100 मिली सेकेंड 0.1 सेकेंड दिया था, इसका 0.5 सेकेंड दिया था हमने। अभी देख लीजिए फ्रेंड्स, इस रिले और 0.1 सेकेंड में ऑपरेट होता है इस जोन का फॉल्ट में। अगर उस जोन का फॉल्ट कोई आया, इस रिले 0.1 सेकेंड में क्लियर नहीं कर पाया, फिर 0.5 सेकेंड के बाद इस रिले पूरा सिस्टम को आइसोलेट कर देगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है, अगर इस रिले इस जोन का फॉल्ट में भी 0.5 सेकेंड तक रुकेगा। लेकिन हमारा पहले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था, शॉर्ट सर्क्यूट विथस्टैंड करंट है, इसका रेटिंग है 1 सेकेंड या 3 सेकेंड रहते हैं। इसीलिए अप टू 1 सेकेंड या 3 सेकेंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा स्विच गियर का इसका शॉर्ट सर्क्यूट विथस्टैंड कैपेसिटी कुछ तक है, तो आप वहाँ तक आप जा सकते हैं जनरली। तो अगर हमने नेटवर्क और बढ़ाए हैं, फॉर एग्जांपल पहले तो हम सिंपल सिस्टम दिया है, अभी थोड़ा और लंबा सिस्टम दे दिया था, बड़ा सिस्टम दिया, तो ये 0.1 सेकेंड है, और कोऑर्डिनेशन टाइम मतलब यहाँ 400 मिली सेकेंड कंसिडर किया था। सो 0.5, 0.9, 1.3, 1.7 तक, और पीछे सिस्टम है तो और भी बढ़ जाएगा फ्रेंड्स इसका। लेकिन आप यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, इन केस फॉर एग्जांपल यहाँ का फॉल्ट है, इसमें ये ब्रेकर ऑपरेट नहीं हुआ, इसके बाद
बैकअप में ये भी ऑपरेट नहीं हुआ रील, ये भी ऑपरेट नहीं हुआ, ये भी ऑपरेट नहीं हुआ, तब इस स्विच गियर को और बाकी सब स्विच गियर को 1.7 तक सेकंड तक इसको इस करंट को कैरी करना ही पड़ता है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ भी देख लीजिए, इन केस 14 किलो एम्पीयर यहाँ भी ऑपरेट हो रहे हैं, यहाँ फॉल्ट है हमारा, इस किसी में भी फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इस स्विच गियर को फॉल्ट यहाँ है, फिर भी ये 1.7 सेकंड तक इस 14 किलो एम्पीयर को कैरी करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि इसमें सिर्फ टाइम बेस में हमने कोऑर्डिनेशन दिया फ्रेंड्स। एक ये नुकसान है फ्रेंड्स। और कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, वो शॉर्ट सर्क्यूट का जैसा हमने विथस्टैंड कैपेसिटी स्विच गियर का 1 सेकंड का लिया है, तो हम इस ब्रेकर का बाद हम इसको बढ़ा ही नहीं सकते फ्रेंड्स, क्योंकि 1 सेकंड क्रॉस हो गया, इसका बाद हम 1.3 सेकंड रख दिया तो ये स्विच गियर है जल सकते हैं फ्रेंड्स। ऑपर मतलब ये ट्रिप होने से पहले ही कंप्लीटली खराब हो जाएगा, और ये फॉल्ट को मतलब ये फॉल्ट का वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा फ्रेंड्स। सो ये भी अलाउड नहीं है फ्रेंड्स। तो इसीलिए हम करते हैं फ्रेंड्स कोऑर्डिनेशन बाय बोथ करंट एंड टाइम है, जिसमें हमारा आईडीएमटी कर्व्स है। इसका पहले वीडियो में हमने ओवर करंट प्रोटेक्शन का बारे में डिस्कस किया था। इसमें हमने बता गया फ्रेंड्स, आईडीएमटी कर्व्स यूज़ करते हैं हमको ओवर करंट में। उसमें पिकअप और टीएमएस दो सेटिंग रहते हैं। अगर न्यूमेरिकल रिले है तो पिकअप, टीएमएस, और इसका स्टैंडर्ड है आई ट्रिपल है, आईएसी है, या इसका कर्व है एन आई वी आई ई आई एल टी आई, ये कर्व रहते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अभी जनरली हम आईईसी स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, इसीलिए हम IS1 ये हमको दो ही दिखा दिया था। एक हमारा IS2 इस रिले का पिकअप करंट है, और इसका टीएमएस सेटिंग है फ्रेंड्स, सेम ऐसा इसी का भी है फ्रेंड्स। ओके। और इसमें फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, इस करंट और टाइम का कोऑर्डिनेशन में हमेशा आप देख लीजिए फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन हमको ऐसा करना चाहिए फ्रेंड्स। इसमें भी इस साइड का फॉल्ट का जितना भी करंट है, करंट बेस्ड है, इन्वर्स टाइम करंट बेस्ड है। अगर करंट ज़्यादा है तो ये पहले ही ट्रिप करेगा, इसका पहले ही इतना देर तक वेट नहीं करेगा। और इसका कोऑर्डिनेशन में एक और चीज़ है फ्रेंड्स, इसका जो पिकअप करंट्स है IS1 IS2, इसका पिकअप करंट्स का जो बेसिस है फ्रेंड्स, ये जो नॉर्मल इसका मैक्सिमम नॉर्मल लोड करंट जो होता है उससे ऊपर होना चाहिए फ्रेंड्स इसका पिकअप करंट। और इसका भी ऐसे ही है, जो मैक्सिमम इसका नॉर्मल लोड करंट रहता है, कंटिन्यूस लोड करंट, इससे ऊपर होना चाहिए। और इसमें कोई भी लार्ज मोटर्स जो हम कंसिडर किया था, उसका स्टार्टिंग में भी ये ट्रिप नहीं होना चाहिए। इसके हिसाब से भी हमको टीएमएस को से भी सेट करना पड़ेगा, पिकअप और टीएमएस को सब कंसिडर करके। तो जनरली इसका फंडा है फ्रेंड्स, IS1 और IS2 इसका पिकअप से जो नॉर्मल ओवरलोड करंट है, जो नॉर्मल लोड करंट है, इससे ऊपर रहते हैं फ्रेंड्स। वो जनरली हम क्या करते हैं फ्रेंड, जो नॉर्मल लोड करंट है इससे 10% ऊपर, तो जनरली इसका लोड करंट कितना है, तो इसका 10%, 110% का पिकअप करंट रखते हैं फ्रेंड्स। इसका भी ऐसे ही रखते हैं फ्रेंड्स। और इसका जो कर्व सिलेक्शन है फ्रेंड्स, मोस्टली अगर आपको कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है फ्रेंड्स, अगर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है तो आपको हमेशा सेलेक्ट कर दीजिए नॉर्मल इन्वर्स ही सेलेक्ट कर दीजिए पूरा सिस्टम पे, क्योंकि हमको कोऑर्डिनेशन और इसका जो कोऑर्डिनेशन सीट भी बहुत ही आसान हो जाएगा, और आपको टाइम भी परफेक्ट मिलेगा कोऑर्डिनेशन टाइम फ्रेंड्स। अगर आप सेम टाइप का कर्व पूरा सिस्टम में आप नॉर्मल इन्वर्स यूज़ किया तो बहुत ही इजीली मिलेगा, या पूरा सिस्टम में ये मिले ये मतलब सेम टाइप का कर्व सेलेक्ट करने के लिए मोस्टली ट्राई कर दीजिए फ्रेंड्स। लेकिन बहुत जगह कुछ कुछ कंस्टेंट रहते हैं, लाइक हमारा सिस्टम में नीचे फ्यूज़ है और ऊपर ये रिले है, तब हमको क्या करना पड़ता है, फ्यूज़ तो डिफ़ॉल्ट फ्यूज़ और एमसीबी का ये सबका एक्सट्रीमली इन्वर्स का कर्व रहता है फ्रेंड्स। तो एक्सट्रीमली इन्वर्स का कर्व रहते हैं, उस टाइम पे हमको नॉर्मल इन्वर्स से नहीं हो पाएगा। ऐसे कोई कंस्ट्रेंट के केस में हम कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज हमको हमेशा सिंपल इन्वर्स सेलेक्ट करने के लिए ट्राई करना है फ्रेंड्स। वो ओवर करंट है या अर्थ फॉल्ट है कोई भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वर्स तभी कंसिडर करना है फ्रेंड्स, लाइक स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट है। स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट है, इसका अर्थ फॉल्ट का हमारा वीडियो में हम क्लियरली बता गया था इसके बारे में। अगर उस केस में हमको जनरली लॉन्ग टर्म इन्वर्स यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ओके।
अभी हम ऑलरेडी डिसाइड कर दिया फ्रेंड्स, ये पिकअप करंट से हमको पता चल जाएगा फ्रेंड्स, अगर लोड करंट पता है तो इसका 110% होना चाहिए इसका पिकअप करंट, है ना फ्रेंड्स। सो जनरली इस रिले का कोऑर्डिनेशन मतलब ऐसे होना चाहिए फ्रेंड्स, रिले R1 है, सॉरी फ्रेंड्स, रिले R1 है और R2 है, ये दोनों का ऐसा कर्व होना चाहिए फ्रेंड्स, जो सब लास्ट में आएगा, जो R1 का TMS है, TMS1 है, R2 का TMS2 है, और ये इतना इस रिले का ग्रेड मार्जिन अलाउ करना चाहिए फ्रेंड्स, इतना ग्रेड मार्जिन इस ये दोनों के बीच में। अभी इसमें 400 मिली सेकेंड अलाउ किया था, वो क्या बेसिस में है, हम अगले में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सो जो ग्रेड मार्जिन है, मतलब जो इस रिले और इस रिले के बीच में जो हर बार ऑपरेट होते हैं बैकअप में, उसमें कितना टाइम डिफरेंस होना चाहिए, उसको ग्रेड मार्जिन बोलते हैं फ्रेंड्स। वो बेसिकली ये 4 पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स हमारा जो सर्क्यूट ब्रेकर है इस रिले का, अगर ये रिले ऑपरेट हो गया, ये रिले ऑपरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स, रिले ऑपरेशन टाइम है। अगर ये रिले ऑपरेट होने के बाद ये सर्क्यूट ब्रेकर, सॉरी, ये सर्क्यूट ब्रेकर को ट्रिप करने में फ्रेंड्स, ये रिले ऑपरेट हो गया है, ये ऑपरेट होने के बाद इस सर्क्यूट ब्रेकर को ट्रिप करने में ये मैकेनिकली डिवाइस है सर्क्यूट ब्रेकर, इसीलिए इसमें 100 मिली सेकेंड तक टाइम लगता है फ्रेंड्स जनरली। इसीलिए हमको सर्क्यूट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम में 100 मिली सेकेंड कंसिडर किया था। इवन इस रिले ऑपरेट हो गया, ओवर करंट आकर ऑपरेट भी हो गया, इसका 100 मिली सेकेंड के बाद ये ब्रेकर ट्रिप होते हैं फ्रेंड्स। अगर इसको और इसको हमको बीच में टाइम मार्जिन नहीं दिया तो ये ब्रेकर ओपन होने से पहले, ये ब्रेकर होने से पहले, जब तक ब्रेकर ओपन नहीं होगा, आइसोलेट नहीं होगा फ्रेंड्स, ये सिस्टम भी हमको फॉल्ट को देखते ही रहते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इस सिस्टम भी हमको फॉल्ट देखते ही रहते हैं, इस सिस्टम भी। तो इसीलिए जब तक ये ब्रेकर आइसोलेट नहीं हुआ, तब तक इस रिले को ऑपरेट करना नहीं चाहिए, इनिशिएशन भी नहीं आना चाहिए फ्रेंड। इसमें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्क्यूट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम है, ये 100 मिली सेकेंड कंसिडर किया था। इसके बाद जो रिलेस का जो टाइमिंग एरर्स होते हैं फ्रेंड्स, इसका रिलेस में टाइमिंग एरर मतलब इसमें भी 100 मिली सेकेंड, इसमें भी 100 मिली सेकेंड सेम नहीं रह सकते हैं। जो इसका टाइमिंग डिफरेंस है वो जनरली न्यूमेरिकल रिले में नहीं रहते हैं फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस में ही रहते हैं। और नेक्स्ट है जो ओवरशूट, जो रिले ओवरशूट होते हैं उसका टाइम है फ्रेंड्स, ये भी सिर्फ इलेक्ट्रोमैकेनिकल के लिए एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में जो डिस्क टाइप या आर्मेचर टाइप होते हैं वो मैकेनिकल चीज़ें, वो एग्जैक्टली जाकर उसमें नहीं रोक सकते, थोड़ा आगे या पीछे वो ऑपरेट हो सकते हैं, इसीलिए वो ओवरशूट का भी 50 मिली सेकेंड कंसिडर किया था। नेक्स्ट है हमारा सी टी एरर्स भी होगा फ्रेंड्स, 150 मिली सेकेंड। जो सी टी है इसका सैचुरेशन का वजह से जो भी है वो तुरंत सेंस नहीं कर सकते, सी टी का एरर भी हमको ओवरकम करने के लिए 150 मिली सेकेंड देते हैं। इसके बाद जो सेफ्टी मार्जिन है 100 मिली सेकेंड एक्स्ट्रा देते हैं बाकी सब के लिए। तो अगर इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है तो ये हमारा रिले का बीच में जो ग्रेड मार्जिन है 400 मिली सेकेंड होना चाहिए। अगर इन केस ये न्यूमेरिकल रिले है फ्रेंड्स, हमको मेजरली हमको कंसिडर करना है ब्रेकर प्लस सी टी एरर को कंसिडर करना है, इसीलिए हम 0.15 से लेकर 0.25 के बीच में कोई भी वैल्यू हमको रख सकते हैं इन केस ऑफ न्यूमेरिकल रिले है। सो अगर कोऑर्डिनेशन हमको पहले बताया फ्रेंड्स, इन केस कोऑर्डिनेशन है हमको सेम कर उसमें रखेगा तो अच्छे ही है, मतलब अगर एस ए टू एस ए, नीचे भी डाउन स्ट्रीम में भी ऐसे ही है और अपस्ट्रीम में भी सिंपल इन्वर्स कर्व है फ्रेंड्स, फिर हमको लोअर करंट में भी बहुत ज़्यादा टाइम मार्जिन मिल जाएगा हमको, और हाइयर करंट में भी जो सबसे ज़्यादा करंट फॉल्ट करंट में भी हम इतना मेंटेन करेगा तो ग्रेड मार्जिन वो ऊपर में भी इससे ऊपर ही मिलेगा फ्रेंड्स, तो हमको दिक्कत होता ही नहीं है। लेकिन हमारा अपस्ट्रीम में सिंपल इन्वर्स है, लेकिन डाउनस्ट्रीम में फ्यूज है, इसमें ये डिफॉल्ट एक्सट्रीमली इन्वर्स रहते हैं, उस टाइम पे हम लोग जनरली मैक्सिमम फॉल्ट करंट पे यहाँ सेट किया तो यहाँ इससे जो सेफेस्ट ग्रेड मार्जिन है इससे नीचे चला जाता है, उसमें दोनों ऑपरेट होने का बहुत ही चांस है। इसीलिए मैं आपको पहले बताया फ्रेंड्स, जो बेस्ट कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिस है हमेशा सेम टाइप का कर्व सेलेक्ट करने से हमको बहुत अच्छा मार्जिन मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो अभी हम देख लेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा जो इस रिले का हमने एज्यूम किया था, इसमें
जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट इस रिले देख सकते हैं 4 किलो एम्पियर, और इस रिले मैक्सिमम फॉल्ट करंट देख सकते हैं 10 किलो एम्पियर है फ्रेंड्स। अभी हमने इसका नॉर्मली रिले, दोनों रिलेज का आपको बताया था पिकअप पे 110% होना चाहिए, और इस रिले का जो सबसे लास्ट रिले है लोड का साइड, जो लोड का साइड से जो फर्स्ट रिले है और जनरेटर साइड से जो लास्ट रिले है, उसमें जो टीएमएस है कितना मिनिमम रख सकते हैं तो उतना मिनिमम रखना है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल 0.1 है टीएमएस, जितना मिनिमम रख सकते हैं तो उतना मिनिमम रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी हमने यही फ्रेंड्स यही डिसाइड किया था, अगर हमारा 110% मैक्सिमम लोड करंट है तब हम क्या किया फ्रेंड्स, 110% मैक्सिमम लोड करंट है तो इसका लोड करंट का मैक्सिमम से इसको 110% दे दिया था सेटिंग, और टीएमएस मिनिमम 0.1 ऐसे रख दिया था इस रिले को। और अभी हमको इसका पिकअप भी आ गया, इसका टीएमएस भी आ गया। सो इसको प्लॉट कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो इसका सिंपल इनवर्स का कर्व से इसका हर एक फॉल्ट करंट पे इसमें कितना टाइम मिलता है, ये फॉल्ट करंट है ये पिकअप पे, एक एक फॉल्ट करंट ले लीजिए 4000 एम्पियर पे, ये कितना टाइम लेते हैं, ऐसे धीरे धीरे फॉल्ट करंट को कम करके ऐसे हर फॉल्ट करंट पे आप टाइम नोट कर दीजिए, ये करंट वर्सेस टाइम का प्लॉट कर दीजिए फ्रेंड्स। ये रिले R2 का, ठीक है फ्रेंड्स। अभी रिले R1 के लिए हमको एक पॉइंट तो पता चल गया फ्रेंड्स, जो अगर रिले जो R2 है जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट है इसका 4000 एम्पियर है फ्रेंड्स, उस रिले में उस फॉल्ट करंट पे जो हमारा रिले R1 है इसका अपस्ट्रीम रिले है, जो हमारा ग्रेड मार्जिन मिनिमम हमने कितना सेट किया था उसका बाद ऑपरेट करना चाहिए फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स। जो इसीलिए जो रिले R1 है जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट R2 लिया था उस टाइम प्लस ग्रेड मार्जिन जो लिया था, जो इसीलिए हमारा जो T1 टाइम है जो रिले R1 का जो टाइम है T1 इक्वल टू T2 प्लस ग्रेड मार्जिन है फ्रेंड्स। तो यहाँ हमने ग्रेड मार्जिन आप कंसिडर कर लीजिए न्यूमेरिकल रिले सोचकर 200 मिली सेकेंड है, 0.2 सेकेंड हमने कंसिडर किया था। सो हमने ये 0.2 सेकेंड कंसिडर किया था, इसका पहले इक्वेशन से ही हम टीएमएस निकाल देंगे समझ, पहले भी सेम सेम इक्वेशन है, लेकिन हम टाइम का जगह टाइम हमको फिक्स कर दिया अभी, टाइम का जगह हम टाइम है ये मिनिमम लेते हैं टाइम, इस टाइम को T1 ले लिया था हमने, T1 हमको पता चल गया था, ये T1 इक्वल टू T2 प्लस 0.2 सेकेंड है। तो ये टाइम पता चल गया, ये टाइम को यहाँ डाल दीजिए, और इस फॉल्ट करंट 4000 एम्पियर और हमारा ये पिकअप को डाल दीजिए, हमको मिल गया इस R1 कर R1 रिले का इसका TMS मिल गया फ्रेंड्स, TMS मिल गया। तो अभी इसको आप प्लॉट कर दीजिए सिंपल इनवर्स में, इसका इक्वेशन में डालकर अभी आपको TMS मिल गया TMS1। सो सारे की सारे करंट्स में प्लॉट कर दीजिए फ्रेंड्स अप टू 10 किलो एम्पियर तक इसका मैक्सिमम फॉल्ट करंट तक। अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ 400 मिली सेकेंड रखा था हमने, मतलब 200 मिली सेकेंड रहा था यहाँ ग्रेड मार्जिन, ऊपर भी इससे ऊपर ही मिलता है सेम कर्व की वजह से। सो सारे की सारे प्लॉट में इसका दोनों कोऑर्डिनेटेड हो गए फ्रेंड्स। ये हम जनरली कोऑर्डिनेशन करते हैं फ्रेंड्स। अभी एक एग्जांपल का द्वारा हम देख लेंगे, हम यहाँ समझ लेंगे फ्रेंड्स, इस सी टी है 200/1 का, इस सी टी है 500/1 का, और जो इस स्विच गियर का जो इस लाइन का जो नॉर्मल मैक्सिमम लोड करंट है 176 एम्पियर है, और इसका लोड करंट है 491 एम्पियर है फ्रेंड्स। तो हमको क्या सेट करना है फ्रेंड्स, पहले पिकअप सेट करना है। पिकअप इस रिले का IS1 है, ये आपको बताया था 110% ऑफ लेना है फ्रेंड्स, ये गलत हो गया फ्रेंड्स, ये IS2 रिले का है। इस रिले का जो पिकअप है इतना है फ्रेंड्स, ये 215 एम्पियर समझ लेंगे कैलकुलेशन सीजी के लिए। और इस रिले का जो 491 का 10% 110% है 600 एम्पियर समझ लेंगे फ्रेंड्स। तो हम दोनों रिले का पिकअप करंट आ गया था हमको। अभी हमको इस रिले का जो TMS है, जो लोएस्ट TMS से हमारा 0.1 है उसको कंसिडर किया था हमने। तो इस रिले का हमको पिकअप भी आ गया था 215 एम्पियर, और TMS भी आ गया। सो इसको हम प्लॉट कर सकते हैं, इस रिले का पिकअप करंट भी आ गया, TMS भी आ गया। सो इसको हम इस इक्वेशन में डालकर हमको प्लॉट कर सकते हैं फ्रेंड्स इस रिले का कर्व। अभी हमको इस रिले का कर्व हम प्लॉट कर दिया तो
पहले जैसे है फ्रेंड्स, इस रिले का कर्व प्लॉट कर सकते हैं। और हमको एक और चीज़ पता है, इस फॉल्ट में जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट है 4 किलो एम्पियर पे, ये रिले का टाइम कितना है वो हमको पता चल गया। इसमें डालकर हमको पता है फ्रेंड्स, उस रिले वो हम कैलकुलेट कर दिया था जो T2 है। ये T2 है, मतलब जो 4 किलो एम्पियर पे ये रिले कितना टाइम लेते हैं, इस इक्वेशन में डाल दिया तो फ्रेंड्स 4 किलो एम्पियर है, इसका पिकअप करंट है 215 है। इस इक्वेशन में TMS 0.1 कंसिडर किया था, इसका टाइम आ जाएगा फ्रेंड्स 0.233 सेकंड है। मतलब इस रिले जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट 4 किलो एम्पियर पे 0.233 सेकंड लेते हैं। सो उतना करंट पे ये रिले क्या करने हैं, प्लस ग्रेड मार्जिन है 0.2 सेकंड। जो हमने एक्चुअली इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है तो 400 मिली सेकंड है, हम समझ लिया था, एज्यूम किया था ये दोनों इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है, छोटी सिस्टम है, इसीलिए 400 मिली सेकंड दिया था। सो 0.633 सेकंड है फ्रेंड्स। सो हमको ये एक पॉइंट आ गया था, हमको इस रिले को 4 किलो एम्पियर में ये 0.633 सेकंड लेते हैं फ्रेंड्स। सो इस बेस में हमको इसका TMS निकाल देंगे, इसका इस रिले का TMS निकाल देंगे 0.633 सेकंड में। ये 4 किलो एम्पियर पे कितना ये इसका TMS निकाल दिया तो 0.175 आया। जो वैल्यू आता है इससे ऊपर ले सकते हैं फ्रेंड्स, जो 0.175 से ऊपर है हमको 0.175 एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस में सेट नहीं कर सकते, इसीलिए इसका हाइयर वैल्यू 0.2 पे ले लिया फ्रेंड्स। सो हमारा कंप्लीट रेडी हो गया सिस्टम, इसका पिकअप और TMS और इसका पिकअप और TMS आ गया फ्रेंड्स। अगर हम इसको प्लॉट करेगा तो जो रिले R1 है वो इसका प्लॉट है, इस इक्वेशन से सारे फॉल्ट करंट्स में इसके पिकअप से सारे फॉल्ट करंट्स में इस रिले का प्लॉट कर सकते हैं। TMS 0.1 है। और दूसरा इस रिले का जो R1 रिले को आप प्लॉट कर दिया तो ये ऐसा आएगा फ्रेंड्स। सो ये फ्रेंड्स ऐसा हम कोऑर्डिनेशन करते हैं फ्रेंड्स। सो ये इस रिले में हमेशा हमको ये हम प्राइमरी में बताया फ्रेंड्स, जनरली हमेशा हर रिलेस में हमको सेटिंग सेकेंडरीज में रहते हैं। सो हमको जो 215 डिवाइड बाई 200 एम्पियर का इसका दे दिया तो हमको ये 1.1 एम्पियर आते हैं और TMS सेम ही रहते हैं। तो इसका भी CT रेशियो 600/500 डाल दिया तो 1.2 एम्पियर और TMS से 0.2, TMS सेम ही रहते हैं फ्रेंड्स। सो ये